अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम एडवोकेट निखत नसीर है और मैं आपके सामने लॉ लेक्चर सीरीज लेके हाजिर हुई हूँ। और इसी सीरीज की आज पहली वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि लॉ ऑफ टॉट के हवाले से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लॉ ऑफ टॉट के हवाले से आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लॉ ऑफ टॉट क्या होता है और उसके मीनिंग क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कहाँ से आया, आज की वीडियो में आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, लॉ ऑफ टॉट। सबसे पहले जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ टॉट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका एक ओवरव्यू जो है मैं आपको देना चाहूँगी। मैंने आपके सामने कुछ स्लाइड्स इस वक्त शो हो रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के रॉन्गफुल एक्ट्स जो है वो हुए हैं। नंबर वन, आप एक फर्स्ट जो है पिक्चर्स में आप ये देख सकते हैं कि दो जो है वो कार ने आपस में एक दूसरे को हिट किया है, जिसकी वजह से जो एक कार है उसको कुछ डैमेज हुआ है। सेकेंडली, आप ये देख सकते हैं कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि नो ट्रेसपासिंग बिहाइंड दिस पॉइंट, लेकिन ये लिख दिया गया है कि यहाँ इससे आगे अगर आप जाएंगे तो वो ट्रेसपासिंग कहलाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि अगर कोई शख्स इससे आगे चला जाता है तो क्या वो रॉन्गफुल एक्ट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा आप थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो गर्ल्स जो हैं वो आपस में गॉसिप कर रही हैं और उनके आप ये देख सकते हैं उनके रिएक्शन ऐसे ऐसा शो हो रहा है कि शायद वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हैं, और वो जो बात है वो बहुत ज़्यादा क्रॉसिटी लेवल उनका जो है वो बहुत हाई हुआ है। मीन कि क्या ये किसी शख्स को पॉइंट आउट करते हुए कोई गॉसिप कर रही हैं, कोई बात कर रही हैं, तो क्या ये कोई रॉन्गफुल एक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा थर्ड पिक्चर्स में आप फोर्थ पिक्चर्स जो आपके सामने जो डिस्प्ले हुई है उसमें आप ये देखेंगे कि एक पर्सन ने अपनी लेग को पुल करते हुए दूसरे शख्स को गिराने की कोशिश की है। तो क्या ये भी रॉन्गफुल एक्ट है या नहीं है। तो ये चार किस्म के रॉन्गफुल एक्ट जो कि हमारे सामने हो रहे हैं, तो ये कौन से रॉन्गफुल एक्ट हैं, इससे किसको नुकसान होता है और क्या ये रॉन्गफुल एक्ट है भी या नहीं है, यही तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ टॉट हमारा इस डिपेंड करता है इन फोर हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि के सेशन में हमने कवर करने हैं। सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टॉट है क्या, व्हाट इज टॉट and what is the meaning of the tort, and the third one is definition of the tort, and the, again essential of the tort and difference between tort and crime। मीन के वो कौन कौन से एक्ट हैं जिन्हें हम टॉट कहेंगे और वो कौन से एक्ट हैं जिन्हें हम क्राइम कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें आपके सामने एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी दी गई है, पहले हम उसको समझेंगे और फिर हम अपने आज के टॉपिक के पास आएंगे। देखिए, सबसे पहले टॉट को समझने के लिए अपने जो माइंड है उसको थोड़ा सा आप जो है वो ब्रेक करें, अपने माइंड को थोड़ा सा आप जो है वो ग्रो अप करें कि आखिर टॉट है क्या। अच्छा, एक बात है, आप कहीं बैठे हो और कोई शख्स आपके ऊपर जो है वो पानी फेंक दे, इफ समवन थ्रो वाटर्स ऑन यू, आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, एकदम से जो है वो शाउट करेंगे, या अगर आप पानी से खौफजदा होते हैं तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे और डर के मारे रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और कोई आपकी चेयर पुल कर दे, क्या होगा। ऑब्वियसली आप गिर जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, ऐसा ही है ना। इसी तरह इफ यू योर नेबर थ्रो गार्बेज इन योर गार्डन, अगर आपके नेबर जो है वो आपके गार्डन में कचरा डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, तो क्या होगा। ऑब्वियसली यही होगा कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप चाहेंगे कि आप जाके उनके साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे, भाई आपने ऐसा क्यों किया। एंड लास्ट वन इज कि आप एक वॉक, आप जा रहे हैं रोड पे, वॉक कर रहे हैं और सडनली जो है आप एक मेन हॉल है जिसका ढक्कन नहीं है और आप उसमें गिर जाते हैं, तो भी क्या होगा। ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप रिएक्शन देंगे। तो बेसिकली लॉ इन तमाम एक्ट से कि जिसपे आप किसी ने आप पे पानी फेंका तो उससे क्या हुआ, आप
आपको नुकसान हुआ। अगर आप क्लास में बैठे हैं, किसी ने आपकी चेयर को पुल कर लिया, आप गिर गए, उससे किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ। अगर किसी नेबर ने आपके गार्डन में कचरा फेंक दिया तो भी लॉस किसका हुआ? ऑब्वियसली आपका हुआ। अगर आप जो है वो मेन वॉक कर रहे हैं और मेन हॉल में गिर जाते हैं तो भी लॉस किसका होगा? आपका ही होगा। तो मैंने इन चारों कंडीशंस में ये देखा कि अगर हम ये चारों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इसमें जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल का हो रहा है, इसमें किसी और का लॉस नहीं हो रहा। एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। क्या आपके मेन हॉल में गिरने से मुझे कोई नुकसान होगा? नो, सिर्फ आपका लॉस होगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी नेबर आपके गार्डन में गार्बेज फेंक देते हैं तो उससे किसी का भी लॉस नहीं है, सिर्फ आपका लॉस होगा। ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हमने ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी क्यों की थी, हमने ये एक्टिविटी क्यों की है, इसको हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉट की हिस्ट्री क्या है, ये आया कहाँ से। देखें, जब भी हम बात करते हैं लॉ की तो लॉ एंड सिविलाइजेशन आपस में को एग्जिस्ट है। सिविलाइजेशन और लॉ एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं ये कहूँ कि आई एम द सिविलाइज्ड पर्सन, इट्स मीन कि आई शुड फॉलो द लॉ। अगर मैं सिविलाइज्ड हूँ तो मैं लॉ को फॉलो कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड अ सिविलाइज्ड पर्सन। अगर मैं सिविलाइज्ड नहीं हूँ, ठीक है, तो इट्स मीन के मैं लॉ को फॉलो नहीं कर रही। तो जब भी हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ टॉट का कॉन्सेप्ट उस वक्त से आया है जिस वक्त से हमारे पास सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ टॉट में जो हमारे डेली बेसिस के जो ऑफेंसेस थे, जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमने कहा कि हम सोसाइटीज की तरफ आएंगे, हम सिविलाइज करेंगे अपने आप को, तो हमने क्या किया? सोसाइटीज को बनाना शुरू कर दिया। अब जब हमने सोसाइटीज को डेवलप करना शुरू किया तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑफेंसेस आ गए जो कि डे टू डे जो है वो अफेयर से रिलेटेड होते थे। मीन कि अगर हम दो शख्स में झगड़ा हो गया, अब हम उसको भाई अब कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक शख्स ने जो है दूसरे शख्स को थप्पड़ मार दिया, तो अब हमने जाहिर है जब हम सिविलाइज्ड हैं तो हम चाहेंगे कि दोनों, अगर उसने उसको स्लैप किया है तो हम उन दोनों के दरमियान जो है वो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम दोनों के दरमियान सुलह करवा दें। ऐसा ही है ना, हम यही चाहेंगे ना। तो इट्स मीन कि हम जैसी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, हमने डेली बेसिस के जो ऑफेंसेस थे उनको भी ट्रीट करना शुरू किया, और ये था लॉ ऑफ टॉट की बेसिकली ये स्टार्टिंग थी। लॉ ऑफ टॉट एक रोमन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है जिसकी मीनिंग ये है कि नॉट टू इंजर एनीवन, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, टू लिव ऑनरेबली, हर एक का एक जो है वो एम है, हर एक की एक जो है वो राइट है कि वो बाइज्जत तौर पे रहे। और वो बाइज्जत तौर पे कैसे रह सकता है? कि जब हम किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। ये डिपेंड, लॉ ऑफ टॉट डिपेंड करता है इन दो रोमन प्रिंसिपल पे। एंड थर्ड वन वो ये कहता है टू प्रोवाइड जस्टिस टू ईच पर्सन। ठीक है, टू प्रोवाइड जस्टिस टू ईच पर्सन। देखिए, अगर हम किसी पर्सन को इंजर्ड नहीं करेंगे और उसको जो है उसका राइट देंगे कि वो बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, और हम अगर उसको इंसाफ प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये तीन चीजें हमारी क्या करती हैं? सिविलाइजेशन की बुनियाद है। अगर हम इन तीन चीजों को फॉलो करते हैं, इन तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इट्स मीन कि हम जो है वो अपनी सोसाइटी को सिविलाइज्ड सोसाइटी कह सकते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट बेसिकली इन तीन रोमन प्रिंसिपल्स पे ही डिपेंड करता है, और लॉ ऑफ टॉट की जो डेवलपमेंट थी वो इन तीन प्रिंसिपल्स के थ्रू ही स्टार्ट हो गई थी। नंबर वन, नॉट टू इंजर एनीवन, not to live honorably, and the third one is provide justice to each person। के बाद हम आ जाते हैं कि लॉ ऑफ टॉट का स्कोप क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। तो नंबर वन, हम सिविल रॉन्ग को ट्रीट करने के लिए। अब सिविल रॉन्ग कौन से होते हैं? द रॉन्ग विच आर इफेक्टेड टू एन इंडिविजुअल, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट जो कि किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करे, वो हमारे पास सिविल रॉन्ग्स कहलाते हैं। अगेन,
मैं बताऊंगी कि ऐसे रॉन्गफुल एक्ट जो कि किसी भी इंडिविजुअल को इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। सेकेंड वन इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर को पनिश दिलवाने के लिए, यानी जिसने गलत किया है उसको पनिश करने के लिए। टू प्रमोट पीस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में पीस को प्रमोट करने के लिए हम लॉ ऑफ टॉर्ट को स्टडी करते हैं। एंड अगेन डैमेजेस, यानी कि जिसका लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन दिलाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम लॉ ऑफ टॉर्ट को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट का स्कोप जो है बहुत ज्यादा जो है हमारे पास वसी है। इसके बाद कुछ रेमेडीज हैं जो कि अवेलेबल होती हैं किसके लिए, फॉर दी प्लेंटिफ, के आपके पास ये रेमेडीज हैं, अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप ये रेमेडीज ले सकते हैं। इसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्टिविटीज। देखें, अगर किसी पर्सन से रॉन्गफुल एक्ट हो गया है, ठीक है, यानी अगर कोई भी किसी शख्स ने कोई गलत काम कर दिया है, अब ऐसा नहीं कि वो अपने जो भी उससे अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, यानी रॉन्ग डूअर को जो है वो ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। तो जब भी हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो स्कोप है वो ये है कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसलिए पढ़ते हैं कि जो सिविल रॉन्ग्स है उसे हम ट्रीट करते हैं। सिविल रॉन्ग मीन द रॉन्ग विच आर इफेक्टेड टू एन इंडिविजुअल। सेकंड वन इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर, टू प्रमोट द पीस इन द सोसाइटी। We discuss damages in this law, we discuss remedies in this law, and also we provide justification for wrongdoer, right? That is called the scope of। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट है क्या? देखिए, टॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर सिंपली मैं लैटिन वर्ड में देखूं तो टॉर्ट जो है वो डेराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसकी मीनिंग होती है टू ट्विस्ट। और अगर ट्विस्ट की मीनिंग हम देखें डिक्शनरी में तो उसका मतलब है रॉन्ग, और अगर रॉन्ग की मीनिंग देखें इट्स मीन के वो अनलॉफुल। ठीक है, तो टॉर्ट क्या है? कोई भी ऐसा काम जो लॉफुल हो और हम उसको ट्विस्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? अनलॉफुल। कैसे? इसकी एग्जांपल दें। आप किसी के घर में एंटर होते हैं तो आप क्या करते हैं? नोक कर, आप अगर किसी के घर में आपने जाना है तो आप सबसे पहले जो है वो नोक करते हैं, परमिशन लेते हैं एंड देन आप एंटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉफुल। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने किसी के घर में जाना है, आपने क्या किया? आपने दरवाजा तोड़ा, घर में एंटर हो गए। मकसद क्या था दोनों में? कि घर के अंदर दाखिल होना है। अब यहाँ पे आपने दरवाजा तोड़ के दाखिल हुए और वहां पे आप कैसे दाखिल हुए? परमिशन लेके। मकसद दोनों का क्या था? घर में एंटर होना है। यानी एक लॉफुल काम आपने अनलॉफुल तरीके से कर दिया तो वो टॉर्ट कहलाएगा। तक ठीक है, ये होती है मीनिंग ऑफ द टॉर्ट। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ द टॉर्ट। टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है? देखें, टॉर्ट को डिफरेंट जूरिस्ट ने अपने तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम इसको जो है, मैंने यहाँ पे दो आपकी सैलमन की डेफिनेशन, विनफील्ड की डेफिनेशन, दोनों को आपके लिए जो है वो ऐड कर दिया है। आप जो है वो इससे जो है वो अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी लॉ की बुक्स देंगे तो उसमें जो है आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन हर डेफिनेशन का जो निचोड़ है, जो खुलासा है वो ये है, वो मैं आपको बता रही हूँ। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है इन विच द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है जिसमें जो आपको रेमेडी मिलती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। आई रिपीट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इन विच वी कैन गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब हमारे पास दो लफ्ज आ गए यहाँ पे। नंबर वन, सिविल रॉन्ग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा रॉन्गफुल है जो कि किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करे, जो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट ना करे। अब हम दोबारा से अपनी वो प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं जिसमें मैंने आपको कहा था आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में आप लोगों ने ये स्टडी किया था, ये पढ़ा था कि अगर कोई आपकी चेयर को पुल कर ले, आप गिर जाते हैं, तो आप इंजरी किसको हुई है? आपको। ये इफेक्ट किसको हुआ है? आपको हुआ है। तो इट्स मीन कि टॉर्ट क्या है? टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है जो कि किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, नंबर वन। सेकेंडली,
एज इंडिविजुअल को जो है वो टॉट ने मतलब एक इंडिविजुअल का नुकसान हुआ, अब उसे डैमेजेस भी तो मिलने चाहिए ना। तो टॉट में जो डैमेजेस मिलते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं। अब अनलिक्विडेटेड मीन क्या होते हैं? ऐसे डैमेजेस जो कि पहले से तयशुदा नहीं होते, यानी जितना आपका लॉस हुआ है उतने आपको डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, टॉट में जो भी डैमेजेस मिलते हैं इट इज डिपेंड अपॉन योर लॉस and it is vary from person to person. It is depend upon the circumstances and the causes of the case. यानी जितना आपको नुकसान हुआ है उतने आपको डैमेजेस मिलेंगे, इसमें पहले से तयशुदा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेसपासिंग की है तो आपको 2 महीने की कैद की सजा है, नो, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी एक शख्स ने ट्रेसपासिंग की है और वो ट्रेसपासिंग सिर्फ ये की है कि वो घर में बगैर इजाजत एंटर हो गया है और उसने इसके अलावा कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, तो उसके डैमेजेस क्या होंगे? बहुत मामूली उसको पे करने होंगे। अगर वो घर में एंटर होता है और जाके तोड़ फोड़ भी कर देता है तो डैमेजेस क्या होंगे? अब ज्यादा पे करने होंगे। तो टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसमें आपको जो रेमेडी मिलती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि क्लियर हो। अब हम आते हैं, देखिए टॉर्ट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि टॉर्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्राइम क्या होता है। क्या टॉर्ट और क्राइम में कोई डिफरेंस है? तो देखते हैं क्राइम क्या है। देखिए क्राइम एक ऐसा एक्ट और ओमिशन है जो के एन एक्ट और ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ऐसा एक्ट और ओमिशन जो के जिसके करना जो है वो जुर्म हो और जो लॉ में पनिशेबल हो। ठीक है, मैंने क्या था, टॉर्ट क्या है? टॉर्ट क्या था हमारे पास? एक सिविल रॉन्ग था। सिविल रॉन्ग मीन जिससे इंडिविजुअल इफेक्ट हो, या फिर हमने जब टॉर्ट की मीनिंग पढ़ी थी तो मैंने कहा एक लॉफुल एक्ट है, उसे आप अनलॉफुली कर दें तो वो टॉर्ट बन जाएगा। इसी तरह लेकिन ऑफेंस के क्राइम क्या है? क्राइम वो ऐसा एक्ट है, ऐसा ओमिशन है जो कि है ही ऑफेंस, जिसे आप करेंगे वो होगा ही ऑफेंस। यानी ऐसे एक्ट जो कि इनहेरिटेंटली जो है वो रॉन्गफुल हो, यानी कि जो इब्तिदा से ही रॉन्गफुल हो, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन ना हो। जैसे मर्डर की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस बंदे को जो है वो मार दिया, अब मैं जस्ट मजाक में मार दिया, नो रैप, नो जस्टिफिकेशन, दीज एक्ट आर इनहेरिटेंटली लॉ, यानी ये इब्तिदा से ही गलत है। ये दीज आर मालाइंसी मीन रॉन्ग बाय इटसेल्फ, ये है ही रॉन्गफुल एक्ट, ये कभी लॉफुल नहीं हो सकते। दीज एक्ट आर इलीगल। क्राइम क्या होते हैं? इलीगल होते हैं क्योंकि ये इमोरल होते हैं। ठीक है, क्राइम क्या है? क्राइम आर इलीगल बिकॉज दे आर इमोरल। तो हमारे क्राइम और टॉर्ट में ये डिफरेंस है कि नंबर 1 क्या है? रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। टॉर्ट में जो भी रॉन्गफुल एक्ट है, जो भी रॉन्ग है, वो किसको इफेक्ट करता है? एक इंडिविजुअल पर्सन को। लेकिन क्राइम जो है रॉन्ग अगेंस्ट दी स्टेट। क्यों? क्योंकि क्राइम जो है अगर कहीं कोई जुर्म होता है उससे पूरी सोसाइटी मुतासिर होती है, कोई इंडिविजुअल मुतासिर नहीं होता, यानी इंडिविजुअल के साथ साथ एक सोसाइटी भी मुतासिर होती है। इसके बाद हमने कहा कि जो भी टॉर्ट के जो केस चलता है वो सिविल कोर्ट्स में चलता है और क्राइम का जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है। इसी तरह जब भी हम जो भी टॉर्ट के अगेंस्ट जब कोई एक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास सिविल एक्शन कहलाता है, और क्राइम के अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेते हैं अ क्रिमिनल चार्ज में बी इम्पोज्ड ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, इसके बाद इफ गिल्टी, अगर जो है वो टॉर्ट में अगर कोई पर्सन जो है वो शो हो गया कि वो गिल्टी है तो उसको क्या पे करना होगा? उसको कंपनसेशन पे करना होगा इंजर्ड पार्टी को इन फॉर्म ऑफ मनी, कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन क्राइम में अगर कोई गिल्टी है तो उसको कंपनसेशन के साथ साथ फिजिकल पनिश भी जो है वो करनी, फिजिकल पनिश भी उसे। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरा आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि टॉर्ट एंड क्राइम में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट की तरफ। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्ट क्या है? क्या हर रॉन्गफुल एक्ट जो है वो हमारे पास टॉर्ट कहलाएगा, या
कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है वो हमारे पास टॉर्ट कहलाएगा। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा रॉन्गफुल एक्ट है जो कि टॉर्ट कहलाएगा, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्ट जो है, ये जो रॉन्गफुल एक्ट है ये टॉर्ट है। तो इसके हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1 रॉन्गफुल एक्ट, सेकेंड वन इज लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ एंड थर्ड वन इज लीगल रेमेडी। देखिए, अगर कोई ऐसा एक्ट जिससे प्लेंटिफ को कोई नुकसान हो रहा हो और उस नुकसान के अजाले के लिए कोई लीगल रेमेडी भी मौजूद हो, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हमारे पास टॉर्ट कहलाता है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस एक्ट को हम टॉर्ट कहें। नंबर 1 हमारे पास है रॉन्गफुल एक्ट। टॉर्ट होने के लिए किसी भी एक्ट का रॉन्गफुल होना ज़रूरी है। मीन कि ऐसा एक्ट जिससे किसी के प्राइवेट राइट की वायलेशन हो रही हो, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्ट जो है वो रॉन्गफुल है। अगर किसी के राइट की वायलेशन नहीं हो रही तो वो एक्ट जो है वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है, मैंने पहले भी आपको दी है कि आप अगर किसी के घर में परमिशन लेके एंटर होते हैं, विद परमिशन एंटर होते हैं, तो ये टॉर्ट नहीं है। अगर आप किसी के घर में विदाउट परमिशन एंटर होते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए ये 3 पिक्चर्स आपके सामने शो हो रही हैं, उनमें आप देखिए नंबर 1 पिक्चर में 2 गाड़ियों ने आपस में हिट किया, जिससे एक की गाड़ी को जो है वो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। मीन के उसके जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी राइट की वायलेशन हुई है, मीन के ये टॉर्ट है। इसके बाद सेकेंडली हमने ये देखा कि दूसरी पिक्चर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नो ट्रेसपासिंग, यानी कि आप यहाँ पे चले जाएं तो ये ट्रेसपासिंग नहीं होगी। अब आप इस जगह पे चले गए तो ये ट्रेसपासिंग नहीं है, इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है वो टॉर्ट नहीं होगा। इसके बाद थर्ड वन में ये लिखा हुआ है कि एक बोर्ड लगा हुआ था कि इस फ्लोर पे आप ना जाएं, ये फ्लोर जो है वो गीला हो रहा है, फिर भी आप चले जाते हैं। यानी उन्होंने तो बोर्ड लगा के आपको इंटीमेट किया है ना कि आप यहाँ ना जाए, वरना गीला फर्श है, आप गिर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी चले गए तो फिर ये हमारे पास टॉर्ट नहीं होगा। अगर हम इसको थोड़े से चेंज करें, अगर ये बोर्ड यहाँ पे ना लगा हो और फर्श गीला हो रहा है और आप स्लिप करके गिर जाते हैं, तो फिर ये आपका ये रॉन्गफुल एक्ट होगा, ये टॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो टॉर्ट क्या है, टॉर्ट का मतलब ये है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होना जरूरी है। अगर रॉन्गफुल एक्ट होगा तो ही टॉर्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। क्या है हमारे पास, लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ। देखें, अब हमने कहा कि रॉन्गफुल एक्ट का होना जरूरी है। अब रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ है, अब उसके अगेंस्ट जो है प्लेंटिफ को कोई लीगल डैमेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्लेंटिफ को नुकसान नहीं हुआ तो वो भी हमारे पास टॉर्ट नहीं कहलाएगा। देखिए, लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ डिपेंड अपॉन 2 लीगल लैटिन मैक्सिम। नंबर 1 इंजुरिया साइन डैमनम मीन इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजरी विदाउट डैमेज यानी इंजरी तो हुई है, प्राइवेट राइट की वायलेशन तो हुई है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इंजरी विदाउट डैमेज यानी कि डैमेजेस, प्राइवेट राइट की वायलेशन हुई है लेकिन कोई लीगल जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं कैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मैं वोट कास्ट करने जाती हूँ, वोटर मेरा जो है वोटर लिस्ट में नाम भी होता है और मेरे पास मेरा जो है वो NIC भी मौजूद है, लेकिन जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो मुझे वोट कास्ट करने नहीं देता, मेरे साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है और मैं विदाउट जो है वोट कास्ट किए अपने घर में वापस आ जाती हूँ। इससे क्या हुआ, मुझे इंजरी तो हुई है ना। क्यों? क्योंकि मेरे राइट की वायलेशन हुई है। मेरे राइट की वायलेशन कैसे हुई है, मेरा राइट था, मुझे वोट कास्ट करने दिया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। अब क्या होता है, मैं आके जो है वो घर में बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर बाद इलेक्शंस के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि जिस कैंडिडेट्स को मैं वोट डालने गई थी वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। ठीक है, यानी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ,
सिर्फ क्या हुआ, जिस मेरे लीगल राइट की वायलेशन हुई है। नुकसान कैसे नहीं हुआ? नुकसान ऐसे नहीं हुआ कि मैं जब वोट कास्ट करने गई थी, मुझे जो है वो वोट कास्ट करने से रोक दिया गया। और नुकसान क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मैं जिसे वोट कास्ट करना चाहती थी वही जीत गया। लेकिन मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि मेरे लीगल राइट की वायलेशन हुई है। कोर्ट जो है वो मुझे कंपनसेशन देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेरे लीगल राइट की वायलेशन हुई है। भले मुझे कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ, लेकिन राइट की तो वायलेशन हुई है, तो मुझे क्या होगा? मुझे यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। अब दूसरी तरफ आते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेजेस तो हो रहे हैं लेकिन विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, लेकिन किसी लीगल राइट की वायलेशन नहीं हो रही। यानी नुकसान तो हो रहा है लेकिन लीगल राइट की वायलेशन नहीं हो रही। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो है वो लोकेलिटी में एक स्कूल है, कोस्टल ग्रामर स्कूल, ठीक है। उसमें जो है वो मेरी लोकेलिटी में एक वाहिद स्कूल है, ठीक है। और पूरी लोकेलिटी के बच्चे एक ही उसी स्कूल में आते हैं। बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। अब मैंने क्या किया, उस स्कूल के बराबर में एक नया स्कूल ओपन कर लिया। अब क्या, और मैंने जो अपने स्कूल में एक बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे दी और फीस भी कम रख दी। अब कोस्टल ग्रामर स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेरे स्कूल में आना शुरू हो गए। उससे क्या हुआ, कोस्टल ग्रामर स्कूल का जो इनरोलमेंट थी जाहिर है मेरे पास आ गई, तो उनको जो है वो फाइनेंशियल लॉस हो गया। लेकिन मैंने उनके किसी राइट की वायलेशन नहीं की, क्योंकि मेरा भी तो राइट है ना, मैं कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी बिजनेस, लीगल बिजनेस कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब क्या हुआ, कोस्टल ग्रामर स्कूल ने मेरे अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर दिया। कोर्ट उनको डैमेजेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये कहेगा कि हम मानते हैं कि आपका नुकसान हुआ है इनके स्कूल के खुलने से, लेकिन आपके किसी राइट की वायलेशन नहीं हुई। लीगल डैमेज होना जरूरी है। अगर लीगल डैमेज नहीं है, इट्स मीन कि आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आते हैं अपने थर्ड और द लास्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ, वो है हमारे पास लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी इज डिपेंड अपॉन द लीगल मैक्सियम दैट इज कॉल्ड obi just ibi remedium, mean where there is a right there is a remedy। अगर आपके राइट की वायलेशन हो रही है तो आपको रेमेडी मिलेगी, अगर आपके राइट की वायलेशन नहीं हो रही तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे अगर किसी भी एक्ट में ये तीन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो वह एक्ट जो है हमारे पास टॉट कहलाएगा, अदरवाइज टॉट नहीं कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको जो है वो टॉट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर खिदमत होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।